एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में। और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ रहे हैं आज आप। और ये जो है पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक चल रहा है पृथ्वी की संरचना, और उसी में ये आता है प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ये इसी में आता है। और जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, इसका जो सबसे पहले जो प्लेट शब्द है, इसको आप जानें कि प्लेट है क्या, प्लेट क्या है, प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया, और बहुत सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड, और पूरी तरह से आप इसमें हर चीज़ जान लेंगे। प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित जो 7 इम्पॉर्टेंट प्लेट्स हैं, उनके नाम देखेंगे आप कौन कौन सी हैं वो। ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना हो, एंड तक वीडियो में बने रहें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी। सबसे पहले प्लेट के बारे में जानते हैं कि जो प्लेट शब्द है, प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया। प्लेट शब्द जो है ये सबसे पहले किसने दिया, टूजो विल्सन ने दिया है। टूजो विल्सन ने दिया है सबसे पहले प्लेट शब्द, ठीक है। मतलब प्लेट शब्द जो है वो सबसे पहले टूजो विल्सन ने दिया। लेकिन क्या है, प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना जो है, क्योंकि हम प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी संकल्पना किसने दी है, तो इसकी संकल्पना जो है वो सबसे पहले मॉर्गन ने दी थी। क्योंकि ये चीज़ें भी कभी हो सकता है पूछी जाएं कि प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो प्लेट शब्द जो है वो सबसे पहले टूजो विल्सन ने दिया। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी, और ये इसकी संकल्पना जो है ये सबसे पहले दी थी मॉर्गन ने दी थी। और प्लेट विवर्तनिकी क्योंकि संकल्पना उन्होंने दी थी मॉर्गन ने, लेकिन इसको प्रकाशित किसने किया, मतलब उन्होंने सिर्फ ये संकल्पना दी थी प्लेट विवर्तनिकी की, एक बात बताई थी, मतलब एक अपना उन्होंने सुझाव बताया था। लेकिन इसको प्रकाशित किसने किया, इसको प्रकाशित किया 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर। कौन कौन से हैं वो, एक तो विल्सन हैं, विल्सन वो जिन्होंने प्लेट शब्द का जो है सबसे पहले प्लेट शब्द बताया वो हैं। तो वो एक तो विल्सन हो गए, एक है मैकेंजी और दूसरे हैं पार्कर, ठीक है। तो ये 3 हैं, विल्सन, मैकेंजी और पार्कर। इन 3 ने मिलकर जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है वो लाए हैं, प्रकाश में लाए हैं, मतलब प्रकाशित किया है, ठीक है। 3 ने मिलकर, किसने, विल्सन ने, मैकेंजी ने और पार्कर ने। और प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया, टूजो विल्सन ने दिया। और प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, वो दी थी मॉर्गन ने, ठीक है। अब देखें हम ये प्लेट क्या है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत पढ़ने से पहले ये जानें कि प्लेट्स क्या हैं, ठीक है। या जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं या प्लेट विवर्तनिकी है, ये क्या है, किसको कहते हैं। तो जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स जो स्थलमंडल होता है, स्थलमंडल के नीचे बहुत सारी परतें हैं, जो उनकी परतें हैं उनको कहते हैं क्या कहते हैं, उनको प्लेट्स कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे प्लेट्स हैं, बहुत सारी प्लेट्सों में डिवाइड है हमारी पृथ्वी, उनको जो है परतों में डिवाइड है, उसको प्लेट्स कहते हैं। और ये स्थलमंडल का एक कठोर और दृढ़ जो है वो हिस्सा होता है प्लेट्स। और विवर्तनिकी किसको कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी वह प्लेट्स का स्वभाव और उनके प्रवाह के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। यानी प्लेट विवर्तनिकी हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेट विवर्तनिकी किसको कहते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं प्लेट्स का स्वभाव और उनके प्रवाह के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ये 2 संकल्पनाओं से मिलकर हमारा जो है प्लेट विवर्तनिकी बना है, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, 2 संकल्पनाओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, पहली तो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जैसे कि ये जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 चीज़ों से मिलकर बनी है हमारी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो पहला है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या विस्थापन सिद्धांत, और दूसरा है सागर नीतल प्रसरण, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बना है हमारा प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और सब चीज़ों को बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, लेकिन होगा शॉर्ट में, लेकिन संपूर्ण होगा,
आप अगर इतना पढ़ लेंगे तो प्लेट विवर्तनिकी के लिए इतना काफ़ी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जैसे कि हमने जो महाद्वीप वाला आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने यही चीज़ें बताई हुई हैं जो अभी आप यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो ये सिद्धांत जो है, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, यह सिद्धांत सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया है। वेगनर जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे जिन्होंने अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित किया कि पहले सभी महाद्वीप एक बड़े भूभाग का हिस्सा थे जिसे पेंजिया कहते हैं। ये बात मैंने महाद्वीप वाले वीडियो में भी बताई हुई है कि एक पेंजिया था, एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। ठीक है, जैसे अभी क्या है 7 महाद्वीप है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इस तरह के 7 जो महाद्वीप हैं वो 7 अलग अलग महाद्वीप नहीं थे पहले, वो एक ही महाद्वीप था, चारों तरफ से जल से घिरा था, एक ही महाद्वीप था जिसको कहते थे पेंजिया, इसको ध्यान रखें। मान लीजिए कभी आता है कि जो 7 महाद्वीप हैं वो पहले एक ही महाद्वीप थे जो चारों तरफ से जल से घिरे थे, उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो उसको पेंजिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पेंजिया क्या है। पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा था। पेंजिया मतलब एक महाद्वीप ही था, पहले एक महाद्वीप था, वो 7 हिस्सों में बट गया अब। ठीक है, तो पहले एक ही था। तो वो पेंजिया जो था एक विशाल महासागर से घिरा था जिसका नाम था पेंथालास। वो जिस महासागर से घिरा था उसे पेंथालास कहते थे। जैसे आज जहाँ हिमालय वहाँ पहले टेथिस सागर था, इसी तरह से पेंजिया जो था एक जो महाद्वीप था पहले, वो चारों तरफ से जो जल से घिरा था उसको पेंथालास कहते थे। और ये देखिए कालांतर में पेंजिया जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लारेशिया कहा गया। यहाँ पर लारेशिया है, लोरेशिया नहीं है। ठीक है, तो जो पेंजिया था वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, 2 भागों में बट गया। जो इसका उत्तरी हिस्सा है वह अंगारा लैंड या लारेशिया कहा गया और जो इसका दक्षिणी भाग था वो गोंडवाना लैंड कहा गया। जैसे कि आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं महाद्वीप वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि हम टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका ये हिस्सा है, तो आप ये पढ़ें एक बार फिर। तो जो पेंजिया था वह 2 भागों में बट गया, जिसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लारेशिया कहा गया, जिससे उत्तरी गोलार्ध के द्वीपों का निर्माण हुआ। मतलब जो लारेशिया है यानी अंगारा लैंड है, लारेशिया है, उससे उत्तरी गोलार्ध के द्वीपों का निर्माण हुआ। इससे दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, यानी उत्तरी भाग को लारेशिया कहा गया यानी अंगारा लैंड कहा गया, और जो दक्षिणी हिस्सा हो गया मतलब 2 भागों में बटा, तो जो दक्षिणी भाग था उसको गोंडवाना लैंड कहा गया और इससे दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीपों का निर्माण हुआ। दोनों भूभागों के बीच टेथिस सागर था। पहले दोनों भूभागों के यानी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड यानी कि लारेशिया दोनों के बीच में टेथिस सागर था। फिर क्या हुआ देखें, वेगनर महाद्वीपों के विस्थापन के पीछे प्रमुख कारण को समझा नहीं पाए, इसलिए नए सिद्धांत दिए गए। जो वेगनर है जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया ये, तो वो पूरी तरह से उस महाद्वीप के विस्थापन सिद्धांत को समझा नहीं पाए, इसलिए नए सिद्धांत दिए गए। ठीक है, तो वेगनर का सिद्धांत एक तरह से फ्लॉप रहा क्योंकि वो समझा नहीं पाए और इस नए सिद्धांत दिए गए। तो यहाँ पर ये देखें कि जो लारेशिया और गोंडवाना लैंड था इनके बीच में जो टेथिस सागर था, तो क्या हुआ, गोंडवाना लैंड जो था धीरे धीरे खसकता रहा लारेशिया की तरफ और फिर धीरे धीरे वो जो टेथिस सागर था उसमें मलबे का निक्षेपण होता गया और वहाँ पर क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो कि वेगनर ने दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से इसको समझा नहीं पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इम्पॉर्टेंट है ये, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो इसको, मैंने सारी ही चीज़ें इस वीडियो में आपको लिख दी हैं ताकि आप, हो सकता है मेरे बोलने से आपको जो है इतनी जल्दी आप नोट्स ना कर पाएँ, इसलिए सारी चीज़ें मैंने इसमें वीडियो में PDF में लिख दी हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो को रोक कर आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह से संबंधित अध्ययन है। जैसे कि पहले ही बताया, जो प्लेट विवर्तनिकी है वो प्लेट्स का जो स्वभाव और उनके प्रवाह के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 के दशक में किसने किया, हैरी हेस विल्सन ने किया है। प्लेट्स का
जो प्लेट्स शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया, विल्सन ने ही दिया है। और जो उसका जो प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना है वो सबसे पहले मॉर्गन ने दी थी, लेकिन प्रकाशित किसने की है, विल्सन ने की है। ये जो विल्सन है, मॉर्गन है और मैकेंजी हैं और पार्कर हैं, इन सब ने जो है मिलकर क्या किया है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को प्रकाशित किया है। इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है किसने, इन्हीं सब ने, विल्सन, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर देखें प्लेट्स विवर्तन के सिद्धांत द्वारा समुद्री तल प्रसरण, जैसे कि अभी बताया दो चीज़ों से मिलकर हमारा प्लेट विवर्तन की बना है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण। तो ये देखें समुद्री तल प्रसार, महाद्वीपीय विस्थापन, भूपटलीय संरचना, भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया आदि की व्याख्या की जा सकती है किसमें, प्लेट विवर्तनिकी में। यानी जो भूकंप है, ज्वालामुखी क्रिया है, ये और भूपटलीय संरचना है, महाद्वीपीय विस्थापन है, समुद्री तल प्रसरण, ये सभी चीज़ें किस में आती है, प्लेट विवर्तनिकी में आती हैं। लेकिन जो मुख्य हैं वो क्या है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण, ये दो ही हैं। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भूपटल मुख्यतः 6 बड़े और 6 छोटे प्लेट में विभाजित है तथा ये प्लेट लगातार गति कर रही हैं और ये प्लेटें एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गति कर रही हैं। जो पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स क्या हैं, निरंतर गति कर रही हैं, कोई ऊपर की तरफ जा रही हैं, कोई नीचे की तरफ, कोई दाएं बाएं, मतलब निरंतर गति कर रही हैं। जो पृथ्वी के नीचे की जो प्लेट्स हैं वो निरंतर गति कर रही हैं और ये मुख्यतः 6 बड़ी और 6 छोटी प्लेट में विभाजित है। ठीक है, जो 6 बड़ी प्लेट्स हैं उनमें एक जो प्लेट्स है, कुछ विद्वान उसको 2 भागों में बांटते हैं, इसलिए जो प्रमुख प्लेट्स हैं उसको 7 भी मानते हैं प्रमुख विद्वान। और अभी आप सबसे लास्ट में वीडियो में उसमें 7 के नाम भी देखेंगे कि वो कौन कौन से प्लेट्स हैं 7। ठीक है, जो 6 छोटी प्लेट्स बताई जा रही हैं वो 6 नहीं है बल्कि बहुत सारी हैं, लेकिन जो मुख्य हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनके नाम आपको इस वीडियो में लास्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो नाम हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वही पूछे जा सकते हैं कि जो प्रमुख प्लेट्स हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन है उसमें 3 जो हैं वो गलत दिए होंगे, मतलब उस नाम की प्रमुख प्लेट्स नहीं होगी और एक होगी, इसलिए आपको नाम भी पता होने चाहिए जो कि आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के नीचे वो गति कर रही हैं वो गति कर रही हैं, कुछ नीचे जा रही हैं, कुछ ऊपर जा रही हैं, मतलब सब निरंतर जो है वो गति कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स जो कि थ्योरी थी इसकी। अब इसका देखें कुछ इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, जो कि जैसे कि अभी बताया, जो कि 6 प्लेट्स बताई हैं किसी ने, लेकिन वो 6 हैं जिसमें से एक प्लेट्स जो है उसको 2 भागों में कुछ लोगों ने डिवाइड किया है, तो इसलिए 7 हो गई हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान जो अमेरिकन प्लेट है उसको उत्तरी तथा दक्षिणी 2 अलग अलग प्लेट में मानते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान जो हैं वो अमेरिकन प्लेट को उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो है इस तरह से 2 भागों में बांटते हैं। तो मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। अगर 2 भागों में अमेरिकन प्लेट को बांट दें तो मुख्य प्लेटों की संख्या 7 हो जाती है। प्लेटों में यह गति 3 प्रकार से संचालित होती है। जैसे कि प्लेट्स जो हैं वो निरंतर गति कर रही हैं, लेकिन जो गति हो रही है वो किस तरह से हो रही है, किस प्रकार से संचालित हो रही है, वो गति 3 तरह से संचालित हो रही है। अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी गति, यानी अपसारी गति। ठीक है, तो जो अपसारी गति है, अभिसारी गति और संरक्षी गति, अपसारी गति, ये जो है तीनों को आप जानें कि अपसारी गति क्या होती है, अभिसारी गति और संरक्षी गति, इन तीनों को जानें कि वो गति कौन सी होती है, किस तरह से होती है। जो क्योंकि प्लेट्स जो हैं वो निरंतर गति कर रही हैं और इन्हीं तीनों ही प्रकार से गति कर रही हैं। अपसारी गति, कुछ प्लेट्स हैं अपसारी गति कर रही हैं, कुछ अभिसारी, कुछ संरक्षी गति कर रही हैं। तो सबसे पहले देखें अपसारी गति। अपसारी गति में प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। जो 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होती है। मान लीजिए ये 2 प्लेट्स हैं, तो दोनों इधर आने की बजाय एक इधर जाएगी तो एक उधर जाएगी, यानी विपरीत दिशा में जो है प्लेट्स जो है दिशा में गति करती हैं, विपरीत दिशा में अपसारी गति में। अपसारी गति में प्लेट्स विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। इसमें दोनों प्लेटों के मध्य भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश माने होता है खाई या घाटी।
भ्रंश माने होता है खाई, क्योंकि दो जो प्लेटें हैं जब वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगी तो बीच में जो है वो भ्रंश ही बनेगा, खाई बनेगी। जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे की अगर एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तब बीच में खाई भर जाएगी। लेकिन अगर ये जो दोनों प्लेटें हैं वो इधर और इधर जाएंगी तो देखिए बीच की खाई जो है सादा हो गई और ये खाई बनती जाती है, इसलिए बीच में भ्रंश का निर्माण होता है। जब अपसारी गति में प्लेट्स जो हैं गति करती हैं तब भ्रंश का निर्माण होता है। भ्रंश मीन्स खाई होता है, ठीक है। भ्रंश का निर्माण होता है जिसके सहारे मैग्मा का प्रवाह पृथ्वी की सतह पर होता है। जब अपसारी गति होती है उसमें भ्रंश का निर्माण होता है तो क्या होता है, उसके सहारे मैग्मा का प्रवाह जो है पृथ्वी की सतह पर होता है। इससे नवीन भूपर्पटे का निर्माण होता है। यानी क्रस्ट का निर्माण होता है नवीन। और मध्य अटलांटिक कटक जो है इसी गति का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो मध्य अटलांटिक है उसमें जो कटक है, कटक क्या है ये बहुत पहले मैंने बताया हुआ है। कटक क्या है, इस गति का सर्वोत्तम उदाहरण है जहाँ कटक निर्माण के साथ ज्वालामुखी क्रिया व समुद्री नीतल प्रसारण की क्रिया हो रही है। किसमें, अपसारी गति में है ये सब चीज़ें। अपसारी गति में प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं और उसी वजह से भ्रंश बनता है, उसी वजह से नवीन भूपर्पटी का निर्माण होता है। और मध्य अटलांटिक कटक जो है इस गति का सर्वोत्तम उदाहरण है जहाँ कटक निर्माण के साथ ज्वालामुखी क्रिया व समुद्री नीतल प्रसार की क्रिया हो रही है। किसमें, अपसारी गति में। अब देखें अभिसारी गति। ऊपर था अपसारी गति, यह है अभिसारी गति। अभिसारी गति में दो प्लेटें अभिसारित होकर आपस में टकराती हैं। ये जो दो प्लेटें हैं क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और आपस में टकराती हैं तथा इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है। यानी जिस प्लेट का घनत्व कम होता है और एक प्लेट का घनत्व अधिक है मान लीजिए, तो क्या होता है, अधिक घनत्व वाला प्लेट जो है कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाता है एवं अधिक गहराई पर पहुंचने के पश्चात ताप के प्रवाह से पिघल जाता है। ठीक है, तो जब ताप जो है उसका प्रवाह अधिक होगा, ठीक है, और वो नीचे आ गई तो वो क्या होती है, पिघल जाती है। विश्व के वलित पर्वत जो हैं, ज्वालामुखी, भूकंप व द्वीपीय चाप की व्याख्या इसी गति के द्वारा संभव है। ये अभिसरण 3 प्रकार से होता है। देखें आप, ये जो प्लेट है मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक ये है, ठीक है। मान ली एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो एक क्या हो गई, ये नीचे चली गई और एक जो है ऐसे उठ गई ऊपर। वलित पर्वत जैसे कि आपने पढ़ा है मूढ़दार पर्वत या वलित पर्वत, तो वह इसी तरह से हुए हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ी, ठीक है, तो एक जो है कम घनत्व और एक अधिक घनत्व की वजह से एक जो थी नीचे धंस गई और एक ऊपर को उठ गई। जब टकराव हुआ तो एक चीज़ जो है टकराव हुआ जो तो एक नीचे चली गई, एक ऊपर उठने की वजह से क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ जो कि कौन से हैं, वलित पर्वत हैं। ठीक है, तो किसका परिणाम है वो, अभिसारी गति का, यानी प्लेट्स में जो अभिसारी गति हुई उसका परिणाम है वो कौन, वलित पर्वत। ज्वालामुखी इसी तरह से हैं। भूकंप व द्वीपीय चाप की व्याख्या इसी के द्वारा संभव है। यह अभिसारण 3 प्रकार से होता है। ये 3 प्रकार से होता है जो अभिसारी गति है। तो ये होती है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा है महासागरीय प्लेट, तीसरा है महाद्वीपीय प्लेट। तो 3 तरह से ये होता है। फिर देखें अभिसारी के संदर्भ में, यानी जो अभिसारी गति है जिसके संदर्भ में निम्न तथ्य जो हैं वो देखें आप, जिनकी वजह से वलित पर्वत और ज्वालामुखी इन सब का जो है निर्माण होता है, उसके जो प्रमुख तथ्य हैं वो देखें आप। सबसे पहले अधिक घनत्व वाला प्लेट नीचे क्षेपित होता है तथा कम घनत्व वाला प्लेट संपीड़ित होने के कारण वलित हो जाता है। ये आप ध्यान रखें कि कम घनत्व वाला प्लेट नीचे जाता है या अधिक घनत्व वाला, ये आप ध्यान रखें। तो अधिक घनत्व वाला प्लेट नीचे क्षेपित होता है तथा कम घनत्व वाला प्लेट जो है संपीड़ित होने के कारण वलित हो जाता है। यानी जो कम घनत्व वाला प्लेट है वो ऊपर संपीड़ित हो जाता है और अधिक घनत्व वाला प्लेट जो है वो नीचे क्षेपित होकर ताप जो होता है, ताप उसके प्रवाह की वजह से वो पिघल जाता है। नेक्स्ट तथ्य देखें, प्लेटों का क्षेपण जो है लगभग 450 पर होता है तथा अधिक गहराई में बेनी ऑफ जोन में जाकर प्लेटें पिघल जाती हैं। यानी जो अधिक घनत्व वाली होती हैं वो नीचे चली जाती हैं और अधिक ताप की वजह से वो क्या होता है, पिघल जाती हैं। जब 2 प्लेटें समान घनत्व की होती हैं, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि इसमें ऊपर था कि एक प्लेट का घनत्व अधिक था, एक का कम था, तो अधिक वाली नीचे जो है क्षेपित होकर क्या हो गई, वो पिघल गई
और जो कम घनत्व की थी वो वलित हो गई। ठीक है, तो अब जब देखें, जब दोनों प्लेटों का घनत्व समान हो तब क्या होगा। जब दोनों प्लेटें समान घनत्व की होती हैं तो मोटे भूपृष्ठ का निर्माण होता है। ठीक है, मोटे भूपृष्ठ का निर्माण होता है, यानी मोटे क्रस्ट का निर्माण होता है, मोटी परत की क्रस्ट का निर्माण होता है। फिर देखें, महाद्वीपीय प्लेट अभिसारण की स्थिति में अंततः महाद्वीपीय पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि अभी देखा, जो अभिसारी गति है वो 3 तरह से होती है। ठीक है, तो जो महाद्वीपीय प्लेट है वो अभिसारण की स्थिति में अंततः महाद्वीपीय पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय व आल्प्स पर्वत का निर्माण। आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत है, हिमालय पर्वत है, रॉकी पर्वत है, ये सभी इसी का उदाहरण है। किसका? अभिसारी गति जो होती है प्लेट्स के कारण जो वलित पर्वत बने उसका उदाहरण है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भारतीय प्लेट तथा यूरेशियाई प्लेटों के अभिसरण गति के फलस्वरूप टेथिस सागर के मलबों एवं भूपटल के मोड़ के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान दें कि अगर पर्वत वाला वीडियो मान लीजिए, पर्वत वाले टॉपिक में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका निर्माण किन प्लेटों से हुआ है, तो वो भारतीय प्लेट तथा यूरेशियाई प्लेटों की अभिसरण गति के फलस्वरूप हुआ है हिमालय का निर्माण। ठीक है, और पृथ्वी की संरचना वाले टॉपिक में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टेथिस सागर के मलबों एवं भूपटल के मोड़ के फलस्वरूप हुआ है किसका? हिमालय का निर्माण। और जो है भारतीय प्लेट तथा यूरेशियाई प्लेटों के अभिसरण गति के फलस्वरूप जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। अफ्रीकी जो है एवं यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप आल्प्स एवं एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। आल्प्स एवं एटलस जो है ये भी क्या है? वलित पर्वत हैं, और इनका निर्माण किन प्लेटों से हुआ है? वो अफ्रीकी और यूरेशियाई, जो यूरेशिया की यानी अफ्रीकी और यूरेशियाई जो प्लेट हैं उनके अभिसरण फलस्वरूप जो है आल्प्स एवं एटलस पर्वत का निर्माण हुआ है। फिर देखें संरक्षी गति, जो 3 प्रकार की गति प्लेट्स करती हैं, अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी गति। तो अपसारी भी देखा आपने, अभिसारी भी देखा, अब देखें संरक्षी गति। संरक्षी गति क्या है? संरक्षी गति में प्लेटें एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती हैं। क्षैतिज दिशा मतलब एक दूसरे के क्षैतिज जो हैं वो एक दूसरे के क्षैतिज जो हैं दिशा में प्रवाहित होती हैं। इस प्रक्रिया में ना तो नए क्रस्ट का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इस दिशा में क्या होता है? इस अवस्था में ना ही नए क्रस्ट का निर्माण, जैसे आपने अभी देखा ऊपर जो नवीन भूपर्पटी का निर्माण होता है यानी क्रस्ट का निर्माण होता है, तो इसमें क्या है? ना ही क्रस्ट का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। प्लेटों के घर्षण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि भूकंप किन के कारण, किस गति के? संरक्षी गति के कारण उत्पन्न होता है। तो जब प्लेटें जो हैं एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होती हैं तो इस क्रिया में ना तो नए क्रस्ट का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। क्या होता है फिर? प्लेटों के घर्षण के कारण इन क्षेत्रों में भूकंप उत्पन्न होता है। सैन एंड्रियास भ्रंश जो है कैलिफोर्निया का निर्माण इसी गति के कारण हुआ है। सैन एंड्रियास भ्रंश है कैलिफोर्निया में, उसका निर्माण भी इसी गति के कारण हुआ है। फिर देखिए सिद्धांत की आलोचना, यानी हर सिद्धांत की आलोचना ज़रूर होती है कि उस सिद्धांत में कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं और इसकी आलोचना होती है। तो जो अभी आपने टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ा है उसकी आलोचना देखें, सिद्धांत की आलोचना। वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बहुत बड़ी है, अगर बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाऊँ कम से कम 3 वीडियो तो बनेंगे इसके, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें शॉर्ट तरीके से बता दी हैं और संपूर्ण है। इसमें मुझे नहीं लगता और कुछ जो है संपूर्ण है, एक तरह से शॉर्ट है पर संपूर्ण है, आप इसको ध्यान से अगर पढ़ें तो इसकी आलोचना देखें आप। प्लेटों की दिशा व गतिशीलता को प्रमाणित करना कठिन है इसमें, ये इसकी आलोचना है। यानी जो सिद्धांत है ये आलोचना, इसकी क्या है आलोचना? कि प्लेटों की दिशा व गतिशीलता को प्रमाणित करना कठिन है। दूसरा क्या है? कभी कभी एक ही प्लेट 2 दिशाओं में एक साथ गति करती है, जो कि इस सिद्धांत में नहीं बताया गया है। ये एक आलोचना है कि कभी कभी क्या होता है, एक ही प्लेट 2 दिशाओं में एक साथ गति करती है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असमर्थ है। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, टेक्टोनिक सिद्धांत है, वो प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असमर्थ है। प्राचीन पर्वत कौन से हैं? जैसे अरावली पर्वत है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया ये कौन सा सिद्धांत?
जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हैं, ये प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असमर्थ है। ये नहीं बता पाया कि प्राचीन पर्वतों का निर्माण किस तरह से हुआ। जैसे अभी इन्होंने नवीन का तो बता दिया, जो वलित पर्वत है वह कैसे बने, लेकिन प्राचीन पर्वत जैसे अरावली पर्वत प्राचीन पर्वत है तो उसकी व्याख्या किस तरह से हुई, ये जो सिद्धांत है वो नहीं बता पाया, उसमें असमर्थ है। एक तो ये आलोचना इसकी हो गई। फिर क्या है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो है ये स्पष्ट करने में असमर्थ है कि जहाँ प्रसार सभी महासागरों में होता है वहाँ प्रत्यावर्तन के क्षेत्र में प्रशांत महासागर के तटों तक ही सीमित क्यों है। तो ये चीज़ नहीं सिद्धांत जो है क्लियर कर पाया है। तो ये इसकी आलोचना है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है ये वाला यह स्पष्ट करने में असमर्थ है कि जहाँ प्रसार सभी महासागरों में होता है वहाँ प्रत्यावर्तन के क्षेत्र प्रशांत महासागर के तटों तक ही सीमित क्यों हैं। तो ये चीज़ ये क्लियर नहीं कर पाया, तो ये एक आलोचना है। इसके बावजूद प्लेटें जो हैं विवर्तन के सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अपना महत्व है। मान लीजिए ठीक है, ये एक दो चीज़ें जो हैं वो नहीं क्लियर कर पाया, नहीं बता पाया, तो कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन फिर भी अपने आप में जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, वो बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई हैं। तो इसके बावजूद प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का अपना महत्व है। ये सिद्धांत विभिन्न भूगर्भिक क्रियाओं की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से करने में सक्षम है। इसके माध्यम से ज्वालामुखी व भूकंप की व्याख्या एवं वितरण प्रारूप की स्थिति को समझा जा सकता है। साथ ही नवीन वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया भी स्पष्ट है इसमें, यानी जो वलित पर्वतों का निर्माण हुआ किस तरह से, वो बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि दो प्लेटें जो थीं कम घनत्व की अधिक घनत्व की, तो अधिक घनत्व वाली नीचे चली गई, पिघल गई, और जो कम घनत्व वाली थी वो संपीड़ित होकर क्या हो गई, वलित हो गई। तो बिल्कुल क्लियर इसमें समझा दिया गया है। नवीन वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया भी स्पष्ट व्याख्या संभव है इसमें। इस सिद्धांत ने भूवैज्ञानिक तथा भू आकृतिक विचारधारा को एक नया मोड़ व नई दिशा प्रदान की है। इस सिद्धांत की सहायता से भूपटल की संरचना व इसके अन्य जो प्रक्रम हैं उसको एक व्यापक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, किसको, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को। अब देखें, जो प्लेटों की तीन गति अपसारी, अभिसारी तथा संरक्षी के आधार पर तीन प्रकार के प्लेट सीमांत हैं। प्लेट सीमांत कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देखें। अपसारी गति यानी रचनात्मक प्लेट सीमांत नए क्रस्ट का निर्माण इसमें होता है। जैसे ये शॉर्ट में एक चीज़ जो आपने अभी पूरा ऊपर पढ़ा, अपसारी गति, अभिसारी गति और संरक्षी गति। तो इसका ये देखें यहाँ पर, अपसारी गति रचनात्मक प्लेट सीमांत नए क्रस्ट का निर्माण होता है। अभिसारी गति में विनाशी प्लेट सीमांत यानी क्रस्ट का क्षय होता है। और इसमें देखें संरक्षी गति में, संरक्षी प्लेट में सीमांत ना तो क्रस्ट का निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा है, इसमें ना तो नए क्रस्ट का यानी नए भूपरपटी का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसमें ज्वालामुखी और भूकंप की संकल्पना होती है, यानी भूकंप का इसमें जो है आता है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख तथा 20 लघु स्थल मंडलीय प्लेटें पाई जाती हैं। 7 जैसे कि अभी ऊपर 6 बताया गया। जो अमेरिकन प्लेट है उसको 2 भागों में कुछ लोग डिवाइड करते हैं, उत्तरी और दक्षिणी में, तो 2 मान लेते हैं तो वह 7 हो जाती हैं। वैसे जो मुख्य प्लेटें हैं वो 6 ही प्लेटें हैं। अगर पूछा जाए तो कितनी हैं, तो 6 प्लेटें हैं। लेकिन कुछ लोग इसको अमेरिकन प्लेट को, ये भी ध्यान रखें किस प्लेट को जो है मतभेद है, उसमें अमेरिकन प्लेट में है। तो अमेरिकन प्लेट को ही 2 भागों में कुछ लोग ने बांटा है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो है उसको 2 भागों में बांट दिया है। तो कितनी हो जाती हैं, प्रमुख प्लेटें 7 हो जाती हैं। देखें प्रमुख प्लेटें, एक तो हो गई उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दूसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। यानी इस प्लेट को एक माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है कि ये 2 अलग अलग प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो इस तरह से ये 2 हो जाती हैं। वैसे ये एक ही है अमेरिकी प्लेट, ठीक है, यानी अमेरिकन प्लेट। तो दूसरा देखें तो मतलब तीसरा इस हिसाब से तो है अफ्रीकन प्लेट, फिर है यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये जो 7 प्लेट्स हैं इनके नाम बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं कभी। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो ये 7 प्लेट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख हैं। और जो छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं उनको भी जान लीजिए।
जॉन डी फ्यूका प्लेट, ये लघु प्लेट में आती है यानी छोटी प्लेट में आती हैं। कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, सेमाली प्लेट, अरब प्लेट, वर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट और फिलीपींस प्लेट। प्लेट्स छोटी छोटी जो प्लेट्स हैं वो लगभग 20 हैं, ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं अरब प्लेट, बर्मा प्लेट, सुंडा प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये सभी जो हैं छोटी प्लेट्स हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा है, लेकिन लगभग जो है चीज़ें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो क्लियर हो गई हैं। अब हमारा कल से क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो स्टार्ट होगा, यानी पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी चीज़ें आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी, तो बने रहें हमारे चैनल पर। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।